नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं, विषय है प्राकृतिक वनस्पति। यह भूगोल की मानक पुस्तक से ली गई है। प्राकृतिक वनस्पति वैसे वनस्पति को कहा जाता है जो जिसका विस्तार प्राकृतिक रूप से होता है। साथ ही साथ मानव निर्मित वैसे वनस्पति को कहते हैं जो मानव लगाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मानव के द्वारा कोई भी स्थापित गार्डन हो सकता है, कोई उद्यान हो सकता है। तो प्राकृतिक वनस्पति अपने आप में विस्तृत होता है। इनका विस्तार समय के साथ बढ़ता जाता है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, अब बता दें कि ध्रुव क्या होता है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी को बीच बीच से जो रेखा काटती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, यानी इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर में 0 डिग्री मान सकते हैं और यहाँ से ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उत्तरी ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ पोल, और नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे जैसे ये इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे वहाँ का परिवर्तन अलग होगा, वनस्पति अलग होगा। नीचे भी बढ़ेंगे तो जिस रूप में जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ का वनस्पति विस्तार अलग होगा और जैसे जैसे हम ठंड प्रदेश में पहुँचेंगे वहाँ पे विस्तार अलग होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हिमालय के जो पर्वत हैं, हिमालय के पर्वत के आसपास भी वनस्पतियों का विस्तार अलग होता है। बर्फ़ जहाँ पड़ता है, बर्फ़ पड़ने वाले जगहों पे वनस्पतियों का विस्तार ज़्यादा अलग देखने को मिलता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर वनस्पति डिपेंड करता है। जहाँ तक हम चर्चा करते हैं इनके जीवन के ऊपर, तो इनका जीवन जो है यानी प्राकृतिक रूप से काफ़ी कठिन होता है। यानी जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगलों में जीवन काफ़ी भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ तक बात कहते हैं वहाँ के जानवरों का, तो जानवरों का यह निवास स्थान है प्राकृतिक रूप से और उनके रहने सहने का स्थान है। मानव अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के कारण उन्हें कहीं ना कहीं तबाह कर रहा है। तो इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे रूप में हमें ही इसका परिणाम भोगने को मिल रहा है। आज हम कोरोना वायरस से इतना परेशान है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा खुद का फैलाया हुआ एक्टिविटीज़ के कारण है। हम अगर अपने जो प्राकृतिक चीज़ हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते तो आज हम शायद सुरक्षित रहते और हमारे आने वाले पीढ़ी भी एक दूसरे से सुरक्षित रह सकते थे। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर, अच्छे से सीखेंगे। ये चैप्टर हमें क्या क्या दे के जाएगा इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, यहाँ बात की जा रही है कि जैसे ही आप किसी अलग क्षेत्र में जाते हैं आपको अलग अलग तरह का पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप बदलता है, उनका विस्तार बदलता है, पेड़ों की लंबाई बदलती है, फूल अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। अगर आप हिमाचल की प्रदेश में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में देखेंगे वहाँ पे मनाली जगह है, आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि शंकुधारी वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। शंकुधारी वृक्ष मतलब ऐसा वृक्ष कि जिसपे कुछ चीज़ें टिक नहीं सकती, यानी बर्फ़ अगर पड़ता भी है तो वो गिर के नीचे की ओर चला आता है। एक फूल देखने को आपको मिलेगा। ये फूल जो है वो रोडोडेंड्रॉन का फूल है। रोडोडेंड्रॉन का फूल है ये फूल जो है, आप देख सकते हैं रोडोडेंड्रॉन, 2-4 बार इसे लिखेंगे आप याद कर लेंगे। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, हिमालय के तराइयों क्षेत्रों में भी पाया जाता है। जहाँ नज़दीक है हिमालय पर्वत वहाँ उस एरिया में ये आपको पाया जाएगा। तो ये प्राकृतिक का अलग अलग विस्तार के रूप में है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक कहीं ना कहीं अपने आप में एक आवास देता है मानव जीवन को। आप जानते हैं कि वनस्पति हमारे जीवन के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। वनस्पति, पेड़ पौधे से हम लोग क्या है, पेड़ पौधे से ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है, वायुमंडल क्या होता है, वायु से घिरे क्षेत्र को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में ही सारे गैस विद्यमान होते हैं, तरह तरह के गैस। सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है, नाइट्रोजन है 78%। 78% के बाद आपका जो है ऑक्सीजन है लगभग 21% और बहुत सारे गैस विद्यमान है। तो ये जो वायु से घिरा हुआ क्षेत्र है, यानी कि हवा से घिरे हुए क्षेत्र को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल में जो भी प्राकृतिक रूप से मौजूद है, पेड़ पौधे मौजूद है, वो मानव जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके तरक्की के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनके जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चीज़ पे हम कुछ चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे सलीमा की कहानी दे रही है। एनसीईआरटी इतना अच्छा से अपनी चीज़ों को रखता है। आप यहाँ सलीमा की जगह खुद को रख के देखें तो आप पाएंगे कि आप जब किसी नए जगह पे जाते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या आप देखते हैं, वहाँ का वनस्पति देखते हैं, वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ रहती है, ये वगैरह देखते हैं। आप जंगल जाते होंगे तो देखते होंगे कि वृक्षों की कटाई आपको देखने को मिलती है, चराई देखने को मिलती है, नकदी फसल आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। मनुष्य अपने 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 अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए जंगलों की बहुत सारा कटाई किया है। जंगल को कटाई करके क्या किया है, वहाँ पे खेत बना दिया, खेत बना के अन्न का उपार्जन कर रहा है। इसके साथ ही उनका नाश किया है। प्राकृतिक का नाश होने से हमारा जंगल का जो परसेंटेज है वो कम गया है और कम होने की वजह से हमारा ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी होती है। वायुमंडल में जो भी गैस प्रोपोर्शनल मात्रा में होनी चाहिए, समान रूप में होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं उछल कूद होता है। आप देखते होंगे ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिलता होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग
यानी कि जो हमारा जो सालाना जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो नियत दर से बढ़ रहा है। आप हमेशा सुने होंगे न्यूज़ में कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी। तो यह किसका असर है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग का असर है। हम देखिए, आप अलग अलग जगह में आप जाएंगे तो आप अलग अलग तरह की चीज़ों को महसूस करेंगे। सबसे पहले हम आम तौर पे जो है प्राकृतिक को अगर हम श्रेणियों में बांटते हैं तो पहला श्रेणी 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। तो पहला श्रेणी है वन। वन क्या है? वन का मतलब होता है जंगल यानी जो प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो एक समान एरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं, घने रूप में पाए जाते हैं, उन्हें वन कहते हैं। तो जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, यानी वहाँ का तापमान एक जैसा होगा, वहाँ का परिमाण एक जैसा होगा, उनके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल होगा। इसके साथ घास का मैदान, दूसरा पॉइंट आप समझते हैं, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ज़्यादा वर्षा होने पे जंगल पाए जाते हैं, मध्यम स्थल में घास का मैदान, जैसे आप रेगिस्तान वगैरह का एरिया में कुछ में घास का मैदान है। फिर अर्जेंटीना वगैरह में, आपका अमेरिका में तरह तरह के घास के मैदान आपको मिलेंगे जो पेड़ पौधे की तरह उनकी हाइट होती है। इतने बड़े बड़े घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा पॉइंट है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ क्या होते हैं? कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। रेगिस्तान में आप जाएंगे तो आपको कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ होंगे। हिमालय की यात्रा का अनुभव अलग होता है, लेकिन आप इन क्षेत्रों पे अपना यात्रा करेंगे तो उनके बारे में अलग अलग चीज़ें आपको मिलेगी। रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं, आंध्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय ढीठ काष्ठ वाले वनों के बारे में भी आप सोचते हैं तो उससे ये बिल्कुल अलग होती है। इसमें जल धारण करने की शक्ति उनके अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या है, अपनी नमी को यह बरकरार रखते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं वन के बारे में। देखिए, यहाँ पे एक बात कह रहा है कि क्या आप जानते हैं ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, उष्णकटिबंधीय वैसे वन को कहा जाता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जब आप अर्थ को बांटते हैं, पृथ्वी को बांटते हैं ये विषुवत रेखा से, तो बहुत सारा ये पार्ट में बंटता है। इसी का कुछ क्षेत्र है जिसे उष्णकटिबंधीय, यानी कि जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, यानी कहीं ना कहीं ये विषुवत रेखा का पास का एरिया है, तो ऐसे क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ने से यहाँ का जो तापमान ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ के वन को उष्णकटिबंधीय वन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से आज अभी चर्चा करेंगे। चलिए, तो वन जो टॉपिक है, इसका जो सबसे पहला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, उष्णकटिबंधीय का अर्थ मैंने बताया कि वैसा क्षेत्र जो विषुवत रेखा के काफ़ी पास हो उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। सदाबहार यानी सालों भर जो हरा भरा रहे, वैसे वन को सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन घने होते हैं, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। यानी भूमध्य रेखा कहाँ है? ये बीचों बीच इक्वेटर से और इनके बीच वाला एरिया में पाए जाते हैं। ये लगभग आप मान के चले कि 23 से 23.5 डिग्री के आसपास का एरिया में ये क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? यहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ वर्षा अधिक होती है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ बादल ज़्यादा बनते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बादल कैसे बनते हैं? तो जो हमारे आसपास का जो पॉन्ड है, पानी का जो स्रोत है, उससे निकलने वाले जल वाष्प के बाद एक जगह पे जमा हो जाती है, और काफ़ी समय के बाद वो वहाँ पर बादल के रूप में जमा होने के बाद वो टूटते हैं और पानी के रूप में हमें बरसते हैं और हमारे पृथ्वी तक आते हैं। तो ये तो बादल की प्रक्रिया है। एक वीडियो है दूसरा लेसन में, आप देख सकते हैं। पानी वाला लेसन जो है, जल वाला, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे से मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती है। पूरी तरह नहीं झड़ने का कारण क्या है कि यह मौसम शुष्क नहीं होता है। गर्मी ज़्यादा होने के बाद यहाँ पे बारिश हो जाती है, इसलिए इन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। यानी यहाँ जो जंगल होते हैं काफ़ी घनी होते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। घनी जंगलों के कारण यहाँ सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है, वो उन्हें आने से रोकती है, जिसके वजह से यहाँ पे नमी का मात्रा जो है कम रहता है। अगर हम बात करें एनाकोंडा का, तो विश्व का सबसे बड़ा जो सांप है एनाकोंडा, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ब्राज़ील वगैरह का एरिया आप देखेंगे। और जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैप का अध्ययन जरूर करें। आप मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे से क्लियर होगा चीज़ों का। दूसरा जो वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
उष्णकटिबंधीय और ये पर्णपाती वन, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले इसको हम रीड करते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, यानी मौसम के अनुसार ये वन उगते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में, जैसे आप भारत का अगर आप बात कर लें, भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर तक है। यानी भारत जो है, भारत का विस्तार कितना है, इक्वेटर अगर 0 से स्टार्ट होता है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका ऊपर में जाता है। तो ये एरिया जो है, इसमें पाए जाने वाले बहुत सारे वन हमारे जो हैं भारत के, वो पर्णपाती वन है, ये मानसूनी वन है। मानसून के जल से ये काफ़ी प्रभावित होते हैं और जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, यानी अपने पानी को बरकरार रखने के लिए, अपने जल को बरकरार रखने के लिए शुष्क मौसम यानी गर्मियों के दिनों में पत्तियों का पतझड़ का एक मौसम आता है, और जिसके वजह से इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में सबसे महत्वपूर्ण है साल, सागवान, नीम और शीशम। तो भारत में जो भी वन पाए जाते हैं उसमें से अधिकांश हिस्सा इसी वन का है, पर्णपाती वन। यानी पर्णपाती का अर्थ क्या होता है, वैसे वन जो अपने अपने पत्तियों को समय के साथ त्याग देते हैं, उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। यानी कि शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष क्या करते हैं, अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं। अगर हम बात करते हैं इन वनों का उपयोग, तो ये वन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप फर्नीचर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही इनके साथ ही इन जंगलों में आपको बाघ, शेर, हिरन, गोल्डन लंगूर आदि विशेष रूप में देखने को मिलता है। भारत में हम देखते हैं कि शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका चित्र, उन राज्यों का नाम बताएं। यानी भारत एक ऐसा राज्य है, यानी विविध है, विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ का वन अलग अलग तरह का पाया जाता है, क्योंकि हमारा विस्तार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो हम देखेंगे हिमालय का मौसम और कन्याकुमारी का मौसम दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग मौसम होने की वजह से वहाँ का जो वृक्ष है वो अलग वेराइटी का होगा, हिमालय की तरफ का वृक्षों का जो प्रकार है वो अलग होगा। तो इसमें आप थोड़ा देख सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। आइए हम आगे फिर चर्चा करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ये आपका कुछ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का कुछ आपका फिगर दिया है, बाघ दिया है और हमारा गोल्डन लंगूर है, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन, ऐसा वन शीतोष्ण सदाबहार वन कहलाता है जो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होता है। मध्य अक्षांश हम कैसे कह सकते हैं, जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ बीचों बीच में जो प्रदेश का एरिया वाला पार्ट कहलाता है वो मध्य अक्षांश कहलाता है। तो मध्य अक्षांश के बीचों बीच में ये क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कौन है, जैसे दक्षिण पूर्व में अमेरिका, यानी दक्षिण पूर्व में अमेरिका हो गया, दक्षिण चीन हो गया, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील हो गया। यहाँ देखिए ब्राज़ील एक ऐसा है कि भूमध्य रेखा के नज़दीक भी है और थोड़ा नीचे भी है। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये ऐसे पेड़ होते हैं जो काफ़ी दृढ़ होते हैं, इनकी हाइट काफ़ी लंबी आपको देखने को मिलेगी शीतोष्ण सदाबहार वन, और इनमें तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है शीतोष्ण पर्णपाती वन, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपने पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। पर्णपाती का अर्थ क्या होता है, पर्णपाती का अर्थ ही होता है कि जो अपने पत्तियों को झाड़ दे, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं त्याग दे अपने पत्तियों को, तो उन्हें पर्णपाती कहते हैं। तो शीतोष्ण, जहाँ पे ठंड होता है वहाँ पे भी ऐसे पेड़ आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पाए जाने वाले पेड़ में सबसे पहले बांज, एस, बीच आदि, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर है। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षियाँ भी यहाँ पाए जाते हैं। फीजेंट का पिक्चर दिया हुआ है, ये देखिए फीजेंट और मोनाल, कितना खूबसूरत सा ये पिक्चर दिया हुआ है। ये कहीं ना कहीं शीतोष्ण पर्णपाती के पक्षी हैं। इसमें न्यूजीलैंड वगैरह का कोस्टल एरिया में ये पाया जाता है। शीतोष्ण पर्णपाती वन ये क्या है, अपना शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को ये झाड़ देते हैं। फिर हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागर वनस्पति के बारे में आप जानते होंगे, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। आप कोई भी महाद्वीप के उत्तर पूर्व की तरफ आप जाएंगे, उत्तर पूर्व आप देखें मानचित्र में, पूरब किधर होता है, पूरब किधर होता है, तो पूर्व होता है इधर होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है।
इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है, यानी उत्तर हो गया, इधर साउथ हो गया। तो उत्तर पूर्व का एरिया ये एरिया होगा किसी भी चीज़ में। हमारा उत्तर पूर्वी भारत हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ठीक है। तो इस एरिया में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। अधिकांश भाग ऐसे ही मिलेंगे जहाँ पर्णपाती वन के साथ सदाबहार वन भी आपको मिलेंगे। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ भी पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है, क्योंकि भूमध्य सागर के काफ़ी नज़दीक पाया जाता है। यानी ऐसा वनस्पति जो भूमध्य सागर के नज़दीक हो, तो वैसे भूमध्य सागर के नज़दीक होने के कारण इनका नाम है भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका और इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में जो शुष्क गर्मी का जो मौसम होता है वो मृदु होती है, शीत हवाएं, शीत ऋतुएँ होती है। ये क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंशज यानी सिट्रस, जिसमें खट्टापन पाया जाता है। नींबू में खट्टापन क्यों होता है? सिट्रस की मौजूदगी के कारण। तो ये सारे फल इस जगह में ज़्यादा ही पाए जाते हैं। इसके साथ है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन वैसे वन को कहते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। यानी जब आप विषुवत रेखा है इसके बिल्कुल उत्तर की ओर चलेंगे इंड पॉइंट में, तो यहाँ पे वन जो पाए जाएंगे हैं वो शंकुधारी। इधर ही आप साउथ पॉइंट में भी जाएंगे तो यहाँ भी शंकुधारी। ये 50 से 70 डिग्री तक का जो आपका अक्षांश है इस एरिया में शंकुधारी, क्योंकि एकदम इंड पॉइंट में बर्फ होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो ये शंकुधारी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वृक्षों में से एक है। इन्हें टैगा भी कहते हैं। टैगा क्या है? इनका नाम है, टैगा इनका नाम है। ये नरम काष्ठ के रूप में होता है। अब नरम काष्ठ होने के वजह से इसका प्रयोग हम लोग माचिस के रूप में भी करते हैं। माचिस वगैरह जो बनने वाला पेड़ पौधा है, इसमें चीड़, देवदार वगैरह कहाँ पाया जाता है? तो ये सारा शंकुधार वन है। ये हिमालय चाहे ऐसे मतलब अपना वैसे प्रदेशों में पाया जाता है जो हमारा उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों के नज़दीक हो, वैसे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। रूसी भाषा में अगर हम बात करें, टैगा का अर्थ होता है शुद्ध एवं अनछुआ हुआ, यानी जो बिल्कुल प्योर हो उसे हम टैगा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पाए जाने वाले जो जैसे ध्रुवीय भालू वगैरह यहाँ जानवर पाए जाते हैं और रजत, लोमड़ी, मिंक वगैरह ये सब पाए जाते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर इस रूप में होता है कि अपने आप को बिल्कुल डिस्कवर कर लेते हैं और ऊपर ये अनेक मोटी परतें इनकी जम जाती है। इसके साथ हम बात करते हैं घास का मैदान। वन का तो डिस्कवर हो गया, अब हम बात करेंगे घास का मैदान और सबसे लास्ट में बात करेंगे कटीली झाड़ियों के ऊपर। तो घास का मैदान जो होता है तो इसमें उष्णकटिबंधीय जैसे वन हुआ था, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, यानी भूमध्य रेखा जो है उनके किसी भी तरफ ये उग जाते हैं और ये इनका क्षेत्र विस्तार बढ़ जाता है। इनका जो अगर हम बात करते हैं ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक लंबा है। अफ्रीका का सवाना घास का मैदान, देखिए अफ्रीका एक ऐसा कह सकते हैं महादेश है जिससे 3 रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। सब देखिए आप अगर आप अच्छे से समझेंगे तो कौन कौन से रेखा, ये तो हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री पे, 23.5 डिग्री ऊपर अगर हम जाएंगे, 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, कौन सा रेखा? कर्क रेखा। और नीचे मकर रेखा, नीचे कौन सा रेखा? मकर रेखा। ये नीचे 23.5 डिग्री, ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा और बीच में विषुवत रेखा। तो ये तीनों रेखा गुजरने वाला इकलौता महादेश है अफ्रीका महादेश। तो अफ्रीका महादेश में जो घास के मैदान है उष्णकटिबंधीय घास, ये 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। इसका नाम क्या है दोस्तों? सवाना। सवाना आपको याद रखना है। इसमें तरह तरह के आपको जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ जानवर वगैरह इसमें पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा प्लेस है जहां आप जाएंगे, देख के आपका मनमोहक स्थिति हो जाएगा। बात करते हैं शीतोष्ण घास का स्थल का। यह मंद अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है, यानी शीतोष्ण का घास जो होता है छोटी और पौष्टिक होता है। सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, पहले मैंने बताया। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप वगैरह पाए जाते हैं। इसके साथ कुछ कटीली झाड़ियों के बारे में चर्चा की गई है। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करके ये बता दूं कि कौन सा घास का मैदान कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके एग्जाम प्रीलिम्स वगैरह में ये सब इस टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस,
सवाना, कंपोस, लानोस। पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील और वेनेजुएला। वेनेजुएला, लानोस, ब्राज़ील, कंपोस, पूर्वी अफ्रीका, सवाना। तो ये सारी चीज़ें। शीतोष्ण पे हम चर्चा करेंगे तो अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में पेरी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, देखिए दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, और इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका में क्या था, सवाना था। तो दक्षिण अफ्रीका में कैसा मौसम है, शीतोष्ण मौसम है ना। मध्य एशिया में स्टेपी, स्टेपी कहाँ पाया जाता है, मध्य एशिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है डॉन, डॉन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं झाड़ियों का, तब हम देखेंगे कि जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे अधिक झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ आपको मिलती है। ये विश्व के मानचित्र पे आप जाएंगे, बहुत सारे रेगिस्तान है। भारत के रेगिस्तान का नाम थार रेगिस्तान है, सहारा डिजर्ट भी है, डिजर्ट इंग्लिश में कहते हैं रेगिस्तान को। तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय ज़्यादातर आपको मिलेंगे। ये रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिम किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। वनस्पति की इतनी कमी आपको मिलेगी जिसके वजह से आपको यहाँ पे जीवन उतना आसानी से नहीं हो पाता है, और पीने की पानी की भी आपको कमी होगी। बात करेंगे ध्रुवीय प्रदेश, यानी जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ भी एक तरह का रेगिस्तान ही है, वो ठंडी रेगिस्तान है। वहाँ भी जो आपकी झाड़ियाँ पाई जाती है, और यहाँ पे अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, यानी गर्मी काफ़ी कम पड़ती है, अल्पकाल के लिए पड़ती है। इसे टुंड्रा प्रकार के वनस्पति कहा जाता है, यानी ऐसा वनस्पति जो झाड़ियाँ युक्त होती है, कम होती है मात्रा में, और ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। इसे टुंड्रा प्रकार के वनस्पति कहा जाता है। यहाँ के जानवर जो होते हैं उनके शरीर पर मोटा मोटा फर, मोटी चमड़ी वगैरह हो जाता है। इसके साथ ही कुछ अगर जानवर की बात करेंगे तो सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, इस तरह के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, ये सारे बर्फीली क्षेत्र में पाए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है एनसीईआरटी का। उम्मीद करता हूँ हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री का भी सीरीज चल रहा है, उसे भी अपना प्यार मोहब्बत दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और हौसला अफजाई करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू, जय हिंद।